Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 8 for chemical bonding PY की सीरीज। अब तक बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जो 2023 और 2024 के कुछ क्वेश्चन थे वो रह गए थे आपके, तो ये वही बस हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी सारा क्वेश्चन आपका हो चुका है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं एक बारी क्या है क्वेश्चन हमारे पास। असर्शन और रीजन वाला ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो असर्शन डायरेक्ट हम पढ़ते हैं कि अमोनिया NF3 molecule have a pyramidal shape with a lone pair of electron and nitrogen atom. The resultant dipole moment of ammonia is greater than that of NF3. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पे ही कहा जा रहा है कि जो अमोनिया है और जो NF3 है, ठीक है, उनका पिरामिडल शेप होगा और उनके पास एक एक लोन पेयर भी रहा होगा, राइट। और ये कहा जा रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो अमोनिया का ग्रेटर रहा होगा। ठीक है, एक बार इनकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं अमोनिया की बात करूँ और NF3 की बात करूँ, तो अब सबको पता है कि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी, sp3। अब तक तो ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख ही गए हो, है ना। ओके, अब sp3 है तो अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ ना तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो मैं पूरा जो है मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है ना। तो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। तो ये सबको पता है, ठीक है, कि ये पिरामिडल शेप बनेगा किसकी वजह से, यहाँ पे एक एक लोन पेयर की वजह से, राइट। अगर ये एक एक लोन पेयर नहीं होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेट्राहेड्रल यहाँ पे बनता, राइट। तो यस, दिस इज पिरामिडल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो डाइपोल मोमेंट की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो ये अमोनिया हो गया अपने पास, ये हमारे पास NF3 हो गया। तो देखो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें ना, तो डाइपोल मोमेंट में जो कन्वेंशन होता है, जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन दिखाने का जो कन्वेंशन होता है, तो वो समझना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे पास A है और हमारे पास B एटम है, राइट। अगर ये कोई मॉलिक्यूल है अभी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है B की जो है अधिक है ऐसे, ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा जो है, जो उसका हेड होता है एरो का, वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जो है आपका इंक्लाइंड होता है, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन होता है हेड का, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर रहा होता है, राइट। और जो उसका टेल होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर रहा होता है। या फिर इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही लेट करो, वैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रहा हुआ था। इंडस्ट्री में अगर मैं अमोनिया की बात करूँ और अमोनिया की बात करूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। तो इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये बात तो सबको पता ही है, राइट। पीरियोडिसिटी में काफ़ी अच्छे से बताया आपको। तो इन सबका डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर रहा होगा, अमोनिया की ओर। इंडस्ट्री में ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर का भी जो है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, राइट। क्योंकि लोन पेयर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, राइट। तो ये भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा ऊपर की ओर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम नेट निकालें ना, तो नेट देखो इन तीनों का नेट जो है ऊपर की ओर आ रहा होगा, और इसका ऊपर की ओर आ ही रहा है डाइपोल लोन पेयर का। तो इन इन दोनों का नेट अगर आप देखोगे, तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से क्या आएगा, काफी बड़ा आ रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये म्यू नेट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। क्लियर है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करें, तो फ्लोरीन जो है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो जो डायरेक्शन रहा होगा वो कुछ ऐसे रहा होगा, फ्लोरीन की ओर, राइट। जो हेड रहा होगा ये फ्लोरीन की ओर रहा होगा, ओके। और लोन पेयर का ये ऊपर ही रहा होगा। तो दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि फ्लोरीन का डायरेक्शन जो है नीचे की ओर है, और ये लोन पेयर का ऊपर की ओर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो हम नेट निकालेंगे ना, तो वो नीचे की ओर तो आएगा, लेकिन थोड़ा छोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि इनमें जो है NH का भी जो डाइपोल मोमेंट है वो भी इंक्लूड है, और लोन पेयर का भी इंक्लूड है। दोनों क्या हो रहे हैं, वेक्टर एडिशन जो होता है हमारे पास, उसकी वजह से इनका रिजल्टेंट ज़्यादा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि एक टाइप का वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है इनके डाइपोल मूवमेंट है, राइट। तो इसी वजह से ये कैंसिल आउट हो रहा है थोड़ा बहुत।
तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो अमोनिया का ही ज़्यादा आता है। ठीक है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन भी है, नीट में ही बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और जेई में तो बहुत बार आया हुआ है ये। ठीक है, तो यस, असर्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये तो हो सकता है ए इज फॉल्स, ये नहीं हो सकता अब। ठीक है, ए आर ट्रू, ए इज ट्रू। ठीक है, आर को भी एक बार पढ़ लेते हैं, रीजन क्या है। देखिए रीजन एक बार देखिए आप, इन अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड। ओके, F is the most electronegative element. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. Okay. बिल्कुल सही बात है। देखो जो अमोनिया है, तो जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होगा ये लोन पेयर की वजह से, इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, दोनों सेमी डायरेक्शन में तो है, तो बिल्कुल सही बात है। और जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। ठीक है, और पता है इसी की वजह से जो है इसका जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो अमोनिया का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू NH3। तो बिल्कुल ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और असर्शन भी सही था। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ जीरो डाइपोल मोमेंट इज, यहाँ पे जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि जीरो, देखो जीरो डाइपोल मोमेंट कहाँ कहाँ पे आप सोच सकते हो। ठीक है, मतलब बिना निकाले भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पे आपको देखना है। देखो होमोडायटामिक जब भी आ जाए, राइट, होमोडायटामिक मोलिक्यूल, होमोडायटामिक मोलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल H2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया। ओके, ऐसे ऐसे Br2 हो गया, राइट, I2 हो गया। ठीक है, ऐसे करके अगर कुछ भी आ रहा है होमोडायटामिक मोलिक्यूल, तो यहाँ पे हमेशा जो डाइपोल मोमेंट है आपकी क्या रहती है, वो जीरो रही होगी। अभी आपको समझाऊंगा भी कैसे जीरो होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या बात है, जहाँ पे जैसे ट्राइगोनल प्लेनर का केस आ गया, राइट, ट्राइगोनल प्लेनर का केस आ गया। ठीक है, और टेट्राहेड्रल का केस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डाइपोल मोमेंट है ना वो जीरो के इक्वल रहा होता है। अब देखो ये कंडीशन है, ये कब की कंडीशन है, जब सराउंडिंग एटम वगैरह जो है ना उनका सेम रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि BCl3 ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो CH4 ले लिया, सराउंडिंग एटम बिल्कुल सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन है, अगर आप सराउंडिंग एटम ही बदल दोगे तो फिर डाइपोल मोमेंट तो भाई अलग अलग आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और भी बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको रटना पड़े सारी चीज़ें। बस वहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें याद रखो दिमाग के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो किसी भी चीज़ को रटो मत बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मैं HF की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो HF तो बड़ी सिंपल सा है, ये है आपका HF। तो देखो ये हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस ही तो होता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही होता है बेसिकली। बात समझ में आ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेवलप होना चाहिए, वहां पे डाइपोल मोमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यस, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपका। अगर मैं H2 की बात करूँ तो यहाँ पे यस डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो है, अभी अभी आपको बताया गया है। ठीक है, अगर मैं H2S की बात करूँ तो देखो H2S जो है आपका, कैसे बना सकते हो H2S, ये है आपका H2S, बेंट शेप का होता है। ठीक है, H2O जैसा होता है वैसे ही होता है आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जो है आपका आएगा कुछ ना कुछ। देखो कैसे, हाइड्रोजन है और यहाँ पे सल्फर है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर होता है, और ये लोन पेयर का तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है, लोन पेयर की क्या आएगी, आएगी आएगी। तो नेट जो है कुछ ऐसे आपका आ रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, आपको निकालना नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ आ ही रहा है।
तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं CO2 की बात करूँ तो देखो CO2 क्या है, अगेन CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने अभी अभी आपको समझाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनकी ओर हेड बना देने का है ऐसे, ठीक है। तो ये इधर जितनी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रही है इन द सेम में इन अपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी डेवलप हो रही है, तो जो नेट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यस, हमें तो जीरो वाला ही निकालना है, ये भी हो गया अपने पास। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया अभी अभी आपने देखा है कि अमोनिया के पास तो है ही डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो है आपके पास है ही, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं BF3 की बात करूँ तो अगेन देखो ये अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इनके पास भी जीरो होता है। अब जीरो कैसे होता है देख लो, ये भी इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इनका इधर और इनका इधर, ठीक है। तो देखो ये इन दोनों का जो है नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का नेट ऐसे आएगा। अब ये और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो जो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन होते हैं ना उनमें हमेशा वेक्टर एडिशन आपका वहां पे लग रहा होता है, राइट। अगर स्ट्रक्चर वगैरह आ गया तो वहां पे तो वैसे ही निकाले ना, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन थोड़ी बहुत ग्रुप नंबर सेकंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगी ना, तो आप निकाल और भी अच्छे तरीके से आप पता लगा सकते हो। इन द सेम में अगर मैं CH4 की बात करूँ तो देखो BF3 के पास तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आ ही जाएगा। अगर मैं CH4 की बात करूँ ना तो इसके पास भी डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। देखो ये कैसे आता है जीरो, तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका अबव द प्लेन होता है, ठीक है। इसको कंसीडर मत करो आप किसी और को हम कंसीडर कर लेते हैं, एक मिनट। इन दोनों को प्लेन में ही रखो, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका कौन सा है, कार्बन। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। इन द सेम में जो है इनका भी ऐसे ही आएगा कुछ, राइट। तो देखो इनका जो नेट आएगा ना, मैं रेड से बनाता हूँ, ठीक है। इनका जो नेट आएगा, इनका इनका वो इधर की ओर आ रहा होगा, ध्यान से समझो, ठीक है। और जो इसका नेट आएगा इन दोनों का, वो इधर की ओर आ रहा होगा। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो CH4 भी जो है आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है, ठीक है। इसी वजह से आप चाहो तो ये याद भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं CHCl3 के देखो, इसका केस आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि हो सकता है कि वो सराउंडिंग एटम ही चेंज कर दे। देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम ही चेंज कर दिया इन्होंने, तो फिर डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो डेवलप हो ही गए। CHCl3 की बात अगर हम करें तो ये है CHCl3, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है आपकी कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है, जीरो नहीं आ सकती है। तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा क्योंकि जीरो की बात करी गई है। SiF4 इज अगेन अ टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो इसके पास भी जीरो डाइपोल मोमेंट आपकी आएगी, ठीक है। H2O का अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ है, H2O इज लाइक ना H2S, राइट, तो इसके पास भी डाइपोल मोमेंट आएगा, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अगर BF2 की अगर हम बात करें तो BF2 सबको पता है, BF2 क्या है हमारे पास, ये लीनियर है, ऐसे करके होता है ये, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग एटम दोनों ही सेम है। तो जितना इधर जनरेट हो रहा है उतना इधर जनरेट हो रहा है, तो जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो काउंट करो हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी 6, ठीक है। तो ये थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आराम आराम से आप करिए, ठीक है, इसीलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 माइनस द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द नाइट्रोजन एटम इज। लिविस डॉट स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो NO2 माइनस का, तो जो नाइट्रोजन के अराउंड जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वही आपको काउंट करना है। तो काउंट क्या करना है, यहाँ पे 8 आएंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। NO2 माइनस का अगर आप निकालोगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे आएगा, यही तो है ना लिविस डॉट स्ट्रक्चर। मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया हुआ है, ऐसे करके होता है, ठीक है, आप बना लेना, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके होता है, ठीक है।
क्लियर है? ओके, तो देखो नाइट्रोजन के अराउंड निकालना है, ठीक है। तो देखो आप नाइट्रोजन के अराउंड क्या हुआ, ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इधर है और 2 इधर आपको दिखे, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे भी होंगे। तो नाइट्रोजन के अराउंड कितने आ गए आपके यहाँ पे, 8 आ गए ना टोटल। तो यस, करेक्ट आंसर विल बी 8, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कि थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको, चलो ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, देखो ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी एग्जिस्ट करेगी जब हाइड्रोजन जो है आपका किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो है आपका कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, ठीक है। क्लियर ये बात? ओके, तो यस, ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जब भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी आपकी, तो वो हाइड्रोजन के बीच में और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके बीच में आपका फॉर्म हो सकता है। तो ए तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वैसे ये सब में दे रखा है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ हमें। बी एक बार ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, अब समझना, हमने बताया था आपको कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टू उनके दो डिफरेंट आपके टाइप होते हैं। एक आपका होता है इंटरमोलिकुलर, रुको पहले मैं इनका स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बोला गया है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल बोला गया ना। ओके, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका अर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसे करके होता है, या मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होती है, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, ठीक है, ये क्या है आपका, इंटरमोलिकुलर नहीं है, ये इंट्रा है, ठीक। इंट्रा क्यों, क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल ही फॉर्म हो रहा है ना। इंटर इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो क्या होता है, मॉलिक्यूल से बाहर फॉर्म होता है। जैसे एच एफ वगैरह में देखो ना, दो अगर एच एफ का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी फॉर्म हो रही होती है, ये इंटर वाली है, ठीक है। जो मतलब बाहर जो फॉर्म होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के अंदर जो फॉर्म नहीं होती है वो आपकी इंटर है, और जो मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होती है वो आपकी इंट्रा है, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंटर है ये, तो बी तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब बी जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है काट सकते हो, ये काट दो, उसके बाद ये काट दो, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन बच रहा है, तो एक बार हम डायरेक्ट डी को और ई को चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सी को चेक करने की नीड नहीं है, चेक भी कर सकते हो वैसे कंसेप्ट के लिए। देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एचएफ। इंट्रामोलिकुलर, देखो अब ये ऐसे ही अब पहचान में आ गया कि ये क्या है, गलत है ये, गलत है ना। मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि इंटर वाला प्रेजेंट होगा ना एचएफ के अंदर, ये तो इंट्रा बोला है। अब डी पढ़ो, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। ये कहा जा रहा है कि जो आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है, वो जो आपकी फिजिकल स्टेट होगी कंपाउंड की, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या ये बिल्कुल बात सही है? तो ये तो बिल्कुल सही है ना ये चीज़, क्योंकि देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपका लिक्विड में हो रहा है, ठीक है, और आपका सॉलिड में हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों दोनों जगह जो एक्सटेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो क्या रहा होगा, वो डिफरेंट रहा होगा ना। लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी थोड़ी सी कम रही होती है, सॉलिड में आपकी क्या रही होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिजिकल आपकी स्टेट पर तो डिपेंड करेगी बिल्कुल। तो डी वाला भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। अभी इसके अंदर डी तो दे नहीं रखा है,
बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से ये वाला आपका गलत हो गया। अगर आपको डी वाला से थोड़ा सा डाउट है तो आप एक बार ई वाला भी पढ़ लो, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। ये बिल्कुल बात सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज को जो है डिफाइन करेगा। बिल्कुल, जब भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी जहाँ पे भी हो रहा होता है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है आपकी चेंज हो जाती है। जैसे प्रॉपर्टीज में आपकी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ जाता है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, अक्सर बढ़ जाती है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है। तो यस, फर्क तो आता है। तो यहाँ पे ई वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो ज़्यादा सूटेबल है वो हमारे पास बी वाला है, ठीक है। ए, डी एंड ई इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। देखो, यहाँ पे ये पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव अ पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इज। किनका पिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या है आपके पास कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। चलो तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ सबका, ठीक है। तो देखो, हमारे पास कंपाउंड है S2O3 2 माइनस, राइट। देखो, जो S2O3 है ना, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। S2O3 दे रखा है, ठीक है। तो देखो, S2O3 की अगर हम बात करें ना, तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। 2 3 4, 4 2 6 हो गया, ठीक है। यस, ये हो गया हमारे पास S2O3 का स्ट्रक्चर, क्लियर है? ओके। और अगर मैं SO42 माइनस की स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, SO42 माइनस, तो ये तो मतलब आप फेमिलियर ही हो, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, SO42 माइनस स्ट्रक्चर से ही जो है ना आपका H2O3 बना है। इसमें से एक ऑक्सीजन को गायब करके यहाँ पे सल्फर को सब्स्टिट्यूट किया गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इन द सेम में अगर मैं SO3 की बात करूँ, SO3 ट्वाइस है, ठीक है ना, SO3 नहीं है, SO3 ट्वाइस है। तो SO3 तो आप जानते ही हो कैसे बनाते हैं, हम लोग ऐसे बनाते थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है तो एक यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, क्लियर है। अगर मैं H2O7 की बात करूँ, यहाँ पे H2O7 की, तो H2O7 भी आपने पढ़ा ही होगा कैसे बनता है। बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर भी। इस पर चार्ज -2 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 2 2 4 5 और एक कभी बनना पड़ेगा यहाँ पे, तो 6। यस, ठीक है, अब देख लेना, क्लियर है? ठीक है, तो पिरामिडल शेप की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे आसपास क्या है, ये पिरामिडल आएगा आपका? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल आएगा ना आपका। इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल है, प्योरली टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे भी कोई लोन पे नहीं, ये भी बिल्कुल क्या है आपका टेट्राहेड्रल है। अब देखो, टेट्राहेड्रल मैं क्यों बता पा रहा हूँ, आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि 4 सिग्मा बॉन्ड होता है ना, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे हो जाता है, राइट। लेकिन ये लोन पेयर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? पिरामिडल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? पिरामिडल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका क्या है? टेट्राहेड्रल ही होगा। ध्यान रखिए, ये भी आपका क्या है? टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिरामिडल की बात करी गई है ना, तो पिरामिडल तो हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा फिर, है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज। देखो, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? कि डाइपोल मोमेंट जो है आपकी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो, BeCl2 की बात करें तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि इनका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। अगर मैं BCl3 की बात करूं तो BCl3 भी मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, इनका भी क्या आएगा? जीरो आएगा। देखो, रीजन अभी अभी एक्सप्लेन किया, इसी वजह से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं दोबारा। अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 के पास होगा डाइपोल मोमेंट, ये भी अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसके पास डाइपोल मोमेंट आपका होगा, ठीक है।
अभी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। अगर मैं HCF4 की बात करूँ, ठीक है, HCF4 की अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो HCF4 का थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। तो देखो HCF4 की यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ। पहले आप इसका स्टेरिक नंबर निकालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8+4, दिस इज 12/2, 12/2 मीन 6 हो जाएगा। 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल आपका बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो ऑक्टाहेड्रल आप बनाओ ऐसे करके, ये स्क्वायर प्लेनर ही यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आपके ऐसे करके आएंगे। क्लियर है? क्योंकि 4 ही तो सराउंडिंग एटम है ना यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा? बताइए आप, क्या यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होगा? तो आप देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, कोई भी डाइपोल मोमेंट आपकी जो है यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी। देखो ऐसे करके यहाँ पे आप बना सकते हो। देखो ये कैसे भी करके समझ लो। देखो इनका नेट किधर आएगा? इधर आएगा। इनका नेट किधर आएगा? इधर आएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसे समझ लो कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो जैसे समझना वैसे आप समझ सकते हो, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या आ गया फाइनली? डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। अगर CCl4 की बात करते हो, CCl4 इज अगेन अ टेट्राहेड्रल, ठीक है। CCl4 इज अगेन ए टेट्राहेड्रल, तो ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। H2O की बात करूँ अगर मैं, तो H2O जो होगा आपका, इसका कुछ ना कुछ आएगा ही, मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। कुछ ना कुछ आएगा, डाइपोल मोमेंट आपका डज नॉट इक्वल टू 0। H2S की अगर हम बात करें तो इसका भी आएगा। देखो जिसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं HBr की अगर देखूँ तो HBr और HF का बिल्कुल सेम था वहाँ पे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? और CO2 देखो, अगेन CO2 आ गया, ठीक है। एक ही टाइप के एग्जाम्पल बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका लीनियर था, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, 0 हो गया आपका। अगर H2 की बात करूँ तो देखो H2 इज अगेन अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट अगेन अ 0, राइट। अगर अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl इज दिस, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आपकी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगी आपकी? 0 के बराबर नहीं आएगी, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ पे देखना था। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन होगा। एक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो यस, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। बड़ी आसान से क्वेश्चन होते हैं और लेकिन काउंट करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन एक साथ लिए गए यहाँ पे। चलिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? पूछा जा रहा है कि किसका जो है यहाँ पे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं NH3 की बात करूँ तो सबसे पहले ना इनका जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया करो, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके स्ट्रक्चर से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये CH4 का है। अगर मैं PF5 की बात करूँ तो PF5 जो है आपका क्या होता है? आप निकाल के देखना, ठीक है। क्या आएगा आपका? TBP आ जाएगा, ठीक है ना। 5 5 10 और 10/2 5 आ जाएगा आपका, TBP आ जाएगा। ये है अमोनिया आपका। क्लियर है? चलो देखो, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी अभी मैंने इसको बताया हुआ है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो थोड़ा सा समझना आप यहाँ पे, ये आपकी क्या है? इक्वेटोरियल फील्ड में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ड्रा करना चाहूँ तो इसकी इधर, इसकी इधर, राइट। तो इन दोनों का नेट इधर आ रहा होगा इस वाले प्लेन में, और ये इसका इधर आ रहा होगा, तो ये इसकी वजह से कैंसिल हो गया ना। बात समझ में आ रही है? इन द सेम में अगर मैं इसकी बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डाइपोल मोमेंट मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर, इसका नीचे, तो ये इसकी ओर से कैंसिल हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे नेट, वो क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो इनको तो बात ही मत करो, ठीक है। इसे भ्रमित करने के लिए दिया गया है। अगर मैं इनकी बात करूँ NF3 और NH3 की, तो अभी अभी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पीछे, किसका ज़्यादा होगा?
NH3 का ज़्यादा होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, NH3 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन, ये वाला है। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 हो गया, 25, 26 हाँ 26 देखिए आप, 26 में क्या है, जस्ट अ मिनट। 26 क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है कि आपको कितने मोलिक्यूल के अंदर जो है यहाँ पे है। तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं NO3 की बात करूँ, ठीक है, निकालो स्टेरिक नंबर इसका, उसी से तो मालूम करते हैं ना। 5 + 1 कितना आ गया यहाँ पे, 6, 6/2 मीन्स 3। 3 क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, sp2। ये तो नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अगर मैं BCl3 की बात करूं तो BCl3 अगेन sp2। देखो कैसे, 3 + 3 दिस इज 6, 6/2 मीन्स 3, 3 मीन्स sp2। ये भी आपका नहीं हो सकता। ClO2- है ये। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इज, सेंट्रल एटम जो होगा यहाँ पे क्लोरीन होगा 7, और ऑक्सीजन का कंसीडर करना नहीं है क्योंकि वो मोनोवैलेंट नहीं आपका नहीं है, और ये अनायन है, 1 आ गया आपका। ठीक है, 8/2 मीन्स 4, 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, sp3। ठीक है, तो यस ये हो सकता है आपका आंसर। अगर मैं ClO3 की बात करूं तो ध्यान रखना, ClO3 का जो है आप नहीं निकाल पाओगे इससे। ClO3 जो है एक ऑड स्पीसीज है, तो यहाँ पे आप ये वाला रूल नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ही बना के देखना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है ClO3 का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं अगर कि sp3 हाइब्रिडेशन किसकी किसकी है, तो देखो ऊपर वाले की तो नहीं है, ऊपर वाले की क्या है, ऊपर वाले की आपकी तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम sp3 की बात करते हैं ओड वाले में, ठीक है, तो जब भी ओड वाला आता है ना तो इसको हम काउंट करते हैं। तो इसमें एक सिग्मा रहा होगा, इसमें एक सिग्मा, एक इसमें सिग्मा, एक इसमें सिग्मा। अगर आसपास 4 सिग्मा मिल रहे हैं कहीं पे भी, तो वो भी आपका sp3 ही कंसीडर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल केस है। ठीक है, ओड के ऐसे ही काउंट करे जाते हैं। ठीक है, ओड के जो भी आपके ओड स्पीशीज के जो भी आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं ओड वाले, वो भी आपके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपका sp3 ही दिखाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका, 2 स्पीशीज दिखा रहे हैं ना, तो करेक्ट आंसर ये वाला होगा आपका। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। किसके पास जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम निकाल के देखना पड़ेगा ना हमें किसके पास है। देखो अगर मैं O2 की बात करूँ, O2 के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। ठीक है ना, 16 है। तो चलो निकाल के देख ही लेते हैं ना एक बार, क्योंकि O2 का और O2- का सेम ही टाइप का बनेगा, है ना। NO इज 7 + 8 15, इनका भी इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, एक बार निकाल कर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई है ना। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा होगा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जा रही है, तो आप जो है पिछले जो भी पार्ट है आप सारे देखिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ओके, उसके बाद हमारे पास σ2p z पहले ही आ जाता है इधर। ठीक है, सबको अब पता ही है, π2px π2py, और इसका एंटी बॉन्डिंग भी आ जाएगा अभी, और लास्ट में जो है एंटी बॉन्डिंग इसका लिख दो आप, σ2pz का, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 4 6 8 10 12, 12 14, 14 हो गया ना, उसके बाद 16, 14 15 16, राइट। तो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये तो आपका नहीं हो सकता ना ऑप्शन के अंदर, राइट। अगर मैं O2- की चर्चा करूं तो ध्यान से समझो, O2- में क्या केस रहा होगा, ये तो रहा ही रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो 17 इलेक्ट्रॉन की अब बात करेंगे। तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहा होगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो कहानी है,
कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14, 14 इलेक्ट्रॉन की कहानी जो है यहीं तक आपकी रहेगी। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ठीक है, और 14 हो गया आपका, उसके बाद 14 और 2 16 और 16 और 1 17 हो गया, राइट। तो अब की बार जो ये वाला जो है ना आपका ऑर्बिटल, ये आपका पेड हो चुका है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है एक ही आ रही है, तो यस ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या, होगा ही। उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका क्या है, एनओ है, राइट। तो एनओ इज अगेन 7 + 8 15, 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अगेन आप जो अब 14 वाला जो आपको रूल बताया गया है आप उसी तरीके से आप फिल करोगे, ठीक है। तो देखो वैसे ही अगर फिल करना है तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहा होगा 14 तक। अब यहाँ पे पाई स्टार 2p x रहा होगा और यहाँ पे पाई स्टार 2py रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा अपने पास, ठीक है। तो यस अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ ही निकाले अगर, तो Cn माइनस इज 7 + 6 ना, 7 तो आपका नाइट्रोजन का हो गया और 6 आपका किसका हो गया, कार्बन का हो गया, 7 और 6 + 1, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर तो ये वाला रूल हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे ना, ठीक है ना, अप टू 14 वाला अप्लाई करो, ठीक है, क्लियर है। तो चलो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे ये अंतर है कि बस जो पाई वाला ऑर्बिटल है ना पहले आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz आता है आपका, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया आपका, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका कोई भी आपका जो है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है एक भी, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। अगर मैं O2 माइनस की अगर यहाँ पे चर्चा करूँ, O2 2 माइनस है, ध्यान रखिए ये, तो 8 × 2 16, 16 + 2 इज 18, राइट, क्लियर है। तो अगर हम 18 की बात करें तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 1 1 जस्ट अ मिनट, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे भी तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितने मॉलिक्यूल या फिर स्पीसीज के पास है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो 2 हो जाएगा, ठीक है। दो ही लोग के पास जो है आपकी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी लोग के पास जो है आपकी, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे दे रखा है। A pi bonding molecular orbital has a lower electron density above and below intranuclear axis, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो पाई बॉन्डिंग का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा होगा वो कम रहता है, राइट, ये कहा जा रहा है। तो क्या ये बात सही है, तो आओ देखते हैं। अगर हम पाई बॉन्डिंग की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो देखो पाई बॉन्डिंग कैसे बनता है, ऐसे पी ऑर्बिटल को ही मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनेगा, ये बात सबको पता है। अब ये जब बनेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं ना, और ये भी आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी आएगी, ये इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ठीक है ना, आपकी INA हो गई, ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस। तो इसके ऊपर और इसके नीचे तो काफी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तभी तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। ये तो है नहीं कि आपकी एंटी बॉन्डिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई आनी चाहिए ना, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। स्टेटमेंट जो 1 है आपकी, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा हम लोग स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्या है, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, यस नोड तो होगा ही होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पाई स्टार कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव से, डिस्ट्रक्टिव में हम क्या करते हैं, इसको बस जो है उल्टा कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि जब आप
इनको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, ये वैसे ऐड ही हो रहा होता है, ध्यान से समझिएगा, इसी को डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो ये तो अब ये सेम टाइप की फेज है नहीं, तो ये डन ये होगी ही नहीं। कुछ ऐसे करके ये आपस में रिपेल करती है ना, और कुछ ऐसे करके आपका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। क्लियर है? ये प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, आपका ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। तो पता है यहाँ पे जैसे सपोज करो कि इनका न्यूक्लियस ये वाला था, राइट, इनका न्यूक्लियस ये वाला था। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपका एक नोड होगा ना वो इन बिटवीन न्यूक्लियस होगा, राइट। तो यस, ये एक आपको नोड ये दिख ही रहा है, बिल्कुल बात सही है। और एक नोड आपका ये भी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो 2 है आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, गलत है ये। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, हाँ ये सही है, ये सही है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अगेन एक क्वेश्चन जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एडजस्ट, चलिए ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो, बताया था अभी अभी आपको, विथ इन द मॉलिक्यूल होना चाहिए बॉन्डिंग, है कि नहीं? ये तो कितनी बार आपको बता दिया, राइट। ओके, तो क्या H2O के अंदर आपकी इंट्रा होगी? बिल्कुल नहीं होती है। NH3 के अंदर भी नहीं होती है। अल्कोहल के अंदर बिल्कुल नहीं होती है। देखो इंट्रा में क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैविंग अ टीबीपी शेप इज ओके। टीबीपी शेप जो है यहाँ पे पूछा गया है कि टीबीपी शेप जो है किसका यहाँ पे रहा होगा। तो ओके, स्टेरिक नंबर 5 जब होगा तो आपका टीबीपी रहा होगा, तो निकाल लेते हैं। TF5 की अगर हम चर्चा करें तो स्टेरिक नंबर क्या आ रहा होगा आपका। देखो शेप की बात करेंगे, ये भी ध्यान रखना, शेप की बात करेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं इंक्लूड करना होता है, ठीक है ना। शेप में केवल और केवल बोन पेयर से डिसाइड होता है शेप। क्लियर है? चलो PF5 की बात करें तो 5 और प्लस 5 10 आ गया, 10/5 मीन्स 5 आ गया। 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? sp3d, sp3d। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके कितने आएंगे, ये आपके टोटल क्या है बॉन्ड, सॉरी टोटल आपके ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। इसी के अंदर आपका क्या होगा, बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर बॉन्ड पेयर पे अगर हम चर्चा करें तो सराउंडिंग एटम जितने भी होते हैं आपके वही बॉन्ड पेयर है। 5 आपका सराउंडिंग एटम है, 5 आप हो जाएगा आपका, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, 5 - 5 0 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो जब भी लोन पेयर नहीं होता है तो वहाँ पे जो जियोमेट्री होता है वही शेप हो जाता है आपका। तो sp3d में क्या होता है, टीबीपी होता है ना। तो यस, इसका आपका ज्योमेट्री आपका शेप क्या आ जाएगा, टीबीपी ही आएगा। PF5 का फिर टीबीपी आएगा आपका। क्लियर है? इन द सेम में अगर मैं इसकी बात करूं BRF5 की, तो स्टेरिक नंबर आप पहले निकालो। 7 और प्लस 5 आ गया, 12 आ गया नहीं, ये 12/2 मीन 6 आ गया। तो ओक्टाहेड्रल आएगा ये। अब ओक्टाहेड्रल में फिर से वही बात है कि BP और LP की बात आ रही है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा आपका 5, और लोन पेयर आपका कितना आ जाएगा 1, राइट। तो ये कैसे रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे रहा होगा। ये कुछ जो है ना आपका ऐसे रहा होगा। क्लियर है? तो ये इसकी जो इसकी अगर शेप की बात करूँ तो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें वैसे आप जानते हो, बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं PCl5 की बात करूँ तो यस, PCl5 तो इसी के जैसा है, यहीं पे फ्लोरीन की जगह पे क्या रखा गया, Cl रखा गया, तो ये भी होगा आपका। PtCl42 माइनस की अगर बात करें तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। ये तो स्टेरिक नंबर सही पहचानो ना, यहाँ पे Cl4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहाँ पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या पॉसिबल है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर,
है कि नहीं, यहाँ से भी आप पहचान सकते हो, राइट। अब अगर आप इसकी बात करो ना तो ये वैसे स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अगर मैं BF3 की बात करूँ तो BF3 का निकाल सकते हो। BF3 जो होगा वो आपका SP2 होगा। वैसे ये आपका हाफ हो गया, ये आपका 3 + 3 दिस इज 6, 6/2 मीन्स 3 हो गया। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? SP2। SP2 क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल ये प्लेनर इंडिकेट कर रहा है आपका। तो फिर ये वाला भी आंसर होगा? नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। अब देखो FeCO5 जो है आपके लिए थोड़ा सा नया है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यस दिस इज अगेन अ TBP स्ट्रक्चर। अब TBP आपको यहाँ पे देखने के लिए ना आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ाई हुई है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। पूरा PYQ जो है चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो आराम से। चलिए FeCO5 की बात करें तो CO जो है ना, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट। CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। मतलब पेयरिंग जो है आपका कहीं पे भी ये करा सकता है, राइट। अगर मैं Fe की बात करूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका 3D6 4s2, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कुछ ऐसा रहा होता है ये 1 2 3 4 5 6, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 3D है, 4s है, राइट, ऐसे करके रहा होता है। अब जैसे ही CO यहाँ पे एंटर करता है ना, CO जैसे ही CO की एंट्री होती है, ध्यान रखना, तो ये इसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि ये इनको पेयरिंग तो कराएगा ही। 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो करा ही दिया, और इसको भी ला के जो है ना इसी के अंदर रख देगा, ठीक है, इतना ज़्यादा इसके पास शक्ति है, राइट। ओके, लेकिन फिर दिक्कत वाली बात ये है यहाँ पे कि आप खुद सोच के देखो, नहीं ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 3D हो गया, ये 4s हो गया आपका, और यहाँ पे 4p रहा होगा। हमें ऑक्टाइडल तो बनाया नहीं है ना, मैं ऑक्टाइडल के विषय में सोचने लग रहा था। यहाँ पे एक CO यहाँ पे, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ कोऑर्डिनेट करेगा, और एक CO यहाँ आपका कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। टोटल आपके 5C हो गए। तो हाइब्रिडेशन क्या आ रही है आपकी? DsP3 आ रही है। DsP3 लिखो या फिर sp3d लिखो, क्या आएगी इसकी ज्योमेट्री? TBP ही तो आएगी ना, और क्या आएगी? कुछ ही आपका ऐसा दिख रहा होता है, ऐसे करके आपका कुछ हो रहा होता है, ठीक है ना, क्लियर है, ऐसे करके, ठीक है ना, बना लेना, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दो, थोड़ा स्ट्रक्चर गंदा बन गया, ठीक है, इसको हटा लो। समझ में आ गया ना बाकी? ठीक है, तो इसको हटा लेना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो TBP की ही बात हो रही थी, तो ये तो आपका TBP शो ही कर रहा है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन कौन सा हो जाएगा ये? 1 2 3, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर है। तो आप यहाँ पे 3 यहाँ पे आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए आप। PS3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास PS3 है और NH3 है, इसमें से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है आपकी NH3 की होती है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट की अगर देखें अमाउंट, तो इसका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा रीजन भी एक बार पढ़ लेते हैं कि रीजन इसका क्या है, ठीक है ना, ओके। तो चलिए रीजन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, रीजन क्या है यहाँ पे। रीजन जो है आपका, इन लिक्विड स्टेट NH3 मोलिक्यूल एसोसिएटेड थ्रू वेंडरवाल फोर्स, ओके, बट PH3 मोलिक्यूल एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गलत हो गया ना। PH3 मॉलिक्यूल में कब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा है?
तो ये तो गलत है ना, ये बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ए तो सही है लेकिन बी जो है आपका करेक्ट नहीं है ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज करेक्ट, एक मिनट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, राइट? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 dV, the bond distance of 1 angstrom, then fractional charge on each atom is okay. तो ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है? डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट इज 1.2 dy, ठीक है, ओके, एंड बॉन्ड डिस्टेंस भी गिवन, बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, राइट? ओके, तो हमारे पास चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो सब तो आपको पता ही होगा। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये है हमारे पास 1.2 डी बाई, चार्ज हमें नहीं मालूम है, डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, राइट? अब इनका यूनिट भी तो सेम करना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो 1.2 डी वाई इक्वल टू क्या दे रखा है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो आप इसको रखो इक्वल टू चार्ज इनटू, अब देखो एंगस्ट्रॉम को ना हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? -10⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर ना। तो कितना हो जाएगा ये? 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 10⁻8 सेंटीमीटर भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये चार्ज से चार्ज यहाँ पे सॉरी, यूनिट से यूनिट आप कैंसिल कर देना, ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 1.2 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻8, राइट? अब इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा ये आपके पास? 1.2 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर चला जाएगा ना, -10 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जो है आपको रिपोर्ट करना था, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर टेक के टर्म में, राइट? तो देखो ये 1.2 इंटू 10 के पावर -10 है, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा रहा होगा ना। इसको हम क्या मान सकते हैं? नेग्लेजिबल मान सकते हैं। जो चार्ज होगा वो जीरो के करीब हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया था वो जीरो ही था, तो आपका करेक्ट